आ से भी मोहब्बत। सच्चा वाक़या। ये कोई 1.5 साल पहले की बात है जब उसका फ़ोन आया। मुझे उसने अपना नाम नूरज़ेब बताया और मेरे एक पुराने जानने वाले का हवाला दिया और कहा कि एक मसले के सिलसिले में आपसे मिलना है, क्योंकि हवाला वाले दोस्त का पहले ही फ़ोन आ चुका था कि उनका मसला हल करना है। इसलिए मैंने इन्हें अगले दिन का वक्त दे दिया। अगले दिन मुकर्ररा वक्त पर वो अपनी वालदा के साथ मेरे सामने थी। मेरी तवक्को के बरक्स वो पर्दा में थी। हालांकि जो कुछ उसके बारे में दोस्त ने बताया था वो नक्शा कुछ और बनता था। खैर, मैंने कहा कि हाँ जी, मसला बयान करें। तो उसने कहा, मसला चूँकि बहुत पुराना है तो मैं चाहती हूँ कि तफसील से बयान करूँ। मैं भी चूँकि फ़ारिग ही था तो कहा कि ठीक है। तो उसने कहा, ये कोई 10 साल पहले की बात है। हम लोग लंदन में रहते थे और काफ़ी मॉडर्न थे। अंग्रेज़ों का सहीला, हमारे घर में बहन भाई माँ बाप सब ही आज़ाद थे और हर कोई अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जी रहा था। यूनिवर्सिटी में मेरा एक पाकिस्तानी दोस्त था जो कि किसी जागीरदार घराने से तल्लुक़ रखता था और झंग के नवा में इनकी ज़िम्मेदारी थी। वो जब वापस जाने लगा डिग्री मुकम्मल के बाद तो उसने मुझे पाकिस्तान आने की दावत दी। खैर, कोई 1.5 साल बाद मेरी वालदा की कोई बहन जो पाकिस्तान में मुकीम थी और हमें सालों हो गए थे उनसे मिले हुए, इनका फ़ोन आया कि इनका चल चलाओ करीब है और वो वालदा से मिलना चाहती हैं। पता नहीं वालदा के दिल में भी कहाँ से बहन की मोहब्बत जाग उठी और उन्होंने पाकिस्तान जाने का फ़ैसला कर लिया। अचानक मेरे जहन में अपनी पाकिस्तानी दोस्त और इसकी दावत आ गई और मैंने वालदा से कहा कि मैं भी पाकिस्तान जाना चाहती हूँ, वहाँ कुछ दोस्तों से भी मिल लूँगी। खैर, हम दोनों पाकिस्तान आ गए। लाहौर अपनी खाला के घर क़याम किया। घर क्या, बस 2-3 कमरों का मकान था। मैंने तो एक रात बहुत मुश्किल से वहाँ गुजारा। वैसे भी मेरी कोई जज्बाती वाबस्तगी तो नहीं थी उनसे, सो अगले दिन मैंने होटल में कमरा लिया और वहाँ शिफ्ट हो गई और अपने दोस्त को कॉल किया और इसे बताया कि मैं पाकिस्तान में हूँ। ये सुनकर वो बहुत हैरत ज़दा हुआ कि तुम कैसे आ गए, तुम तो पाकिस्तान के नाम से भी भागती थी। मैंने कहा, तुमने दावत दी थी तो आ गई, अब अगर कहते हो तो वापस चली जाती हूँ। उसने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, तुम बताओ कहाँ हो, मैं लेने आ जाता हूँ। मैंने होटल का नाम बताया। उसने कहा वो शाम तक आ जाएगा मुझे लेने। जून जुलाई के दिन थे, गर्मी इंतहा की थी, इसलिए मैंने सारा दिन कमरे में गुजारा। शाम में वो मुझे लेने आ गया। चाय पीने के बाद मैंने अपनी वालदा को फ़ोन किया और बताया कि मैं अपने दोस्त के साथ जा रही हूँ। वहाँ से हम इसके गांव आ गए जो कि झंग के करीब वाक़या था। वैसे तो उनकी रिहाइश लाहौर में भी थी, मगर मैंने झंग जाने को तरजीह दी। रात गए हम इसके गांव पहुँचे जहाँ इनका घर था। घर क्या, एक आलीशान हवेली थी। दरवाज़े पर इसकी वालदा और बहनें खड़ी थीं। सलाम दुआ के बाद मुझे अंदर ले जाया गया, जहाँ फ़्रेश होने के बाद खाने के कमरे में खाना खाया गया। लंदन में रहने के बावजूद मैं रात को जल्दी सोने की आदी थी, क्योंकि इससे सेहत अच्छी रहती है। मुझे जो कमरा दिया गया, इसमें जहाज़ी साइज़ का बेड था। अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा लकड़ी का बेड मैं पहली दफ़ा देख रही थी। खैर, कमरे में ही थोड़ी वॉक के बाद मैं सोने के लिए लेट गई। अभी आंख लगे थोड़ी देर हुई थी कि मुझे
ایسا محسوس ہوا جیسے مجھے کوئی گھور رہا ہے۔ چونکہ نیند ابھی کچی تھی، اس لیے احساس زیادہ شدت سے ہو رہا تھا۔ میں اٹھ کے بیٹھ گئی کیونکہ احساس بہت شدت سے ہو رہا تھا، مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے دروازہ، کھڑکیاں سب چیک کیا، مگر سب بند تھا۔ اے سی چلنے کی وجہ سے کمرہ ٹھنڈا تھا۔ مجھے اب پسینہ آنا شروع ہو گیا تھا۔ دیکھنے جانے کا احساس مسلسل ہو رہا تھا۔ مجھے پہلی دفعہ اپنے چھوٹے کپڑوں کی وجہ سے شرم محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے بستر پر موجود چادر لپیٹ لی تو دیکھے جانے کا احساس یکدم ختم ہو گیا۔ میں نے اپنا وہم سمجھا، کیونکہ جنات سے کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ یہ نہیں کہ میں ایسی چیزوں کو مانتی نہیں تھی، کیونکہ لندن میں بہت سی جگہیں ہانٹڈ مشہور ہیں، مگر اس وقت میرا دھیان بالکل اس طرف نہیں گیا۔ خیر، میں نے چادر لپیٹی اور سو گئی۔ رات کا پتہ نہیں کون سا پہر تھا جب مجھے احساس ہوا جیسے کوئی میرے جسم پر ہاتھ پھیر رہا ہے۔ نیند بہت گہری ہونے کے باوجود اس ہاتھ کی تپش نے مجھے جاگنے پر مجبور کر دیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی بیڈ سے نیچے اترا ہے۔ وہ چادر جو میں لپیٹ کر سوئی تھی وہ بیڈ کے نیچے پڑی تھی۔ پھر اس کے بعد مجھے نیند نہ آئی اور باقی کی رات سوتے جاگتے گزری۔ صبح طبیعت نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے کسل مندی کا شکار تھی، اس لیے بیڈ سے اٹھنے کو دل نہ کیا، مگر چونکہ چائے کی طلب ہو رہی تھی اس لیے کپڑے بدلے اور باہر نکلی۔ ابھی صبح پوری طرح نہیں ہوئی تھی، ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔ میں گھومتے گھومتے کچن کی طرف نکل گئی، جہاں پر ایک ملازمہ تھی۔ اسے چائے کا کہا تو اس نے کہا کہ بی بی چائے کمرے میں دے دوں یا باغ میں؟ میں نے کہا باغ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا حویلی کی پچھلی طرف۔ میں نے کہا مجھے باغ کا راستہ بتا دو اور چائے وہاں ہی لے آنا۔ اس نے باہر آ کر مجھے باہر جانے کا راستہ بتایا اور اندر چلی گئی۔ میں وہاں سے باغ میں آئی۔ صبح کی ہوا اور سرسبز درخت دیکھ کر طبیعت تھوڑی بحال ہوئی۔ میں نے باغ، جو کہ بس تھوڑے سے پھلدار اور پھولوں والے پودوں پر مشتمل تھا، کا ایک چکر لگایا۔ طبیعت ذرا فریش ہوئی تو دیکھا وہاں ایک ٹیبل لگا ہوا ہے جس کے ساتھ صرف ایک کرسی پڑی تھی۔ ٹیبل پر پھل، جوس اور چائے کے برتن نظر آ رہے تھے۔ میں نے سوچا میں نے تو صرف چائے کا کہا تھا، ہو سکتا ہے اس نے سوچا ہو جوس اور پھل بھی دے دیتی ہوں، جو کھانا ہو کھا لے گی۔ طبیعت چونکہ تھوڑی فریش ہو گئی تھی، اس لیے چائے کی بجائے جوس کو ترجیح دی۔ جوس بالکل تازہ تھا۔ پی کر طبیعت تازہ اور فریش ہو گئی۔ 2 گلاس جوس پینے کے بعد میں اندر آ گئی۔ وہ ملازمہ ملی نہیں، ورنہ اس کا شکریہ ادا کرتی۔ خیر، 2 ملازموں سے پوچھ کے اپنے کمرے تک پہنچی، نہا کر کپڑے بدلے۔ اس دوران بھی ایک دوبارہ دیکھے جانے کا احساس ہوا، مگر زیادہ دیر تک نہیں۔ اسی دوران اس دوست کی بہن آئی اور کہا کہ آئیں، ناشتہ تیار ہے۔ زندگی میں پہلی دفعہ دیسی ناشتہ کیا، جو کہ بہت مزیدار لگا۔ اسی دوران دوست کی چھوٹی بہن نے کہا آج بارش ہوگی، باہر بہت زیادہ بادل آ گئے ہیں۔ یہ ایک اچھی خبر تھی۔ میں نے ساتھ مل کر باہر گھومنے کا پلان بنایا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے وہ مجھے گاؤں میں اپنی زمینوں کا وزٹ کروائیں گی، بعد میں قریب موجود سلطان باہو کے مزار پر جائیں گے یا مائی ہیر کے دربار پہ۔
नाश्ते के बाद हम पैदल ही वहाँ से निकले। हमारे पीछे कोई 10 गार्ड होंगे। मैंने कहा कि गार्ड्स क्यों? तो दोस्त ने बताया कि हम ज़मींदारों की दुश्मनियाँ होती हैं, इसलिए गार्ड्स रखते हैं। वहाँ से उनके फ्लैट्स पर पहुँचे। काफ़ी रकबा था इनका। इनकी काश्तकारी के नज़दीक नहर गुज़रती थी, जिस पर उन्होंने दरख्त लगाकर बहुत खूबसूरत माहौल बनाया हुआ था। इस दौरान भी मुझे लगा कि इन सब के अलावा भी मेरे साथ कोई है, जिसकी सांसें बाज़ दफ़ा मैं अपने कानों के करीब महसूस करती। खैर, नहर पर बैठकर हमने बहुत सी बातें की, लंदन की, यहाँ की। इसी दौरान बातों का रुख जिन्नात की तरफ मुड़ गया, तो दोस्त ने बताया कि इनकी हवेली में भी कहते हैं जिन्नात हैं, मगर आज तक उन्होंने किसी को कुछ कहा नहीं, मगर इनको महसूस कई लोगों ने किया है। मैंने कहा वो किसी ख़ास जगह पर हैं या फिर पूरी हवेली में फिरते हैं? तो उसने बताया कि हवेली में कई जगह पर इनकी मौजूदगी महसूस की गई है। मेरा दिल किया कि बता दूं रात मेरे साथ क्या हुआ, मगर फिर जैसे ये बात मेरे जहन से बिल्कुल निकल गई और हम दूसरी बातें करने लगे। दोपहर के वक्त हम वापस आए, खाना खाया और आराम के लिए अपने अपने कमरों की तरफ चले गए। रास्ते में मैंने सुबह वाली मुलाजमा को देखा, तो मैंने कहा कि सुबह मैंने तुम्हें सिर्फ चाय का कहा था, मगर तुमने तो बाग में टेबल पर जूस और फ्रूट भी साथ रख दिया। तो जो उसने कहा वो मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। उसने कहा कि बीबी, मैं तो बाग में गई थी, मगर आप वहाँ नहीं थी, तो मैंने सोचा कि शायद वापस कमरे में चली गई होंगी, तो मैं कमरे में चाय लेकर गई। आपके गुस्ल खाने से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी, तो मैं चाय रखकर वापस आ गई। जारी है। इस कहानी का अगला हिस्सा देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।